श्री यशवंत सिन्हा। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय कि आपने चर्चा की शुरुआत करने के लिए मुझे मौका दिया है। मैं शुरू में ही एक माफीनामे के साथ अपनी बात रखना चाहता हूं, और वो ये है कि अगर इस सत्र के बाद हमारे माननीय वित्त मंत्री जी उस तरफ चले जाते हैं बड़े घर में, तो आज जो मैं कहने जा रहा हूं उसके मेरे खिलाफ वो अपने मन में नहीं रखेंगे। कहीं मेरा भी सभापति महोदय कोई चांस वांस आ जाए तो मुझे खारिज नहीं करेंगे। आपके खिलाफ बहुत होगा। लेकिन मैं आभारी हूं सभापति महोदय वित्त मंत्री जी का कि इनके वित्त विधेयक को लेकर जो आवाजें उठी थी देश में, उसमें कुछ आवाजों को इन्होंने सुना, और आज अभी जब इन्होंने अपने बिल को मूव किया कंसिडरेशन के लिए, तो उसमें इन्होंने वो बहुत जो चुभने वाली चीजें थी उसके डंक को कुछ कम किया है। मैं उस पर आऊंगा, लेकिन मैं एक मौलिक बात आज इस सदन के सामने रखना चाहता हूं। हम सब बजट बनाते रहे हैं, फाइनेंस बिल भी पेश करते रहे हैं, और फाइनेंस बिल अत्यंत गोपनीयता में, इनफैक्ट सारा बजट जो है वो अत्यंत गोपनीयता में बनाया जाता है। वित्त मंत्रालय सीआरपीएफ के कंट्रोल में चला जाता है। अगर वित्त मंत्री भी अपने तहखाने में जो प्रिंटिंग प्रेस है उसमें जाना चाहते हैं तो इनको भी सीआरपीएफ का पास लेके जाना पड़ता है, और जब निकलते हैं तो जाने का टाइम और निकलने का टाइम दोनों उसमें रिकॉर्ड होता है। आज के इस युग में बजट में इतनी गोपनीयता की क्या आवश्यकता है? अब अभी वित्त मंत्री जी ने जो बातें रखी हैं उसमें उन्होंने सुधार किया। जो प्रस्ताव उन्होंने यहां पर 16 मार्च को रखा था उसमें उन्होंने बदलाव किया है। तो मेरा सुझाव ये होगा कि इस गोपनीयता के चक्कर से हम लोग निकले, और बजट को देखिए, एक्सपेंडिचर बजट में कोई गोपनीय बात नहीं होती। पहले से छपते रहता है अखबार में कि इस मंत्रालय को इतना मिल रहा है, इस मंत्रालय को इतना मिल रहा है, और उसमें अगर कोई खास बात सामने आ भी जाए तो मुझे लगता है कि सदन को, पार्लियामेंट को अपनी अवमानना उसको नहीं माननी चाहिए। और मैं बहुत जोर देके ये सुझाव रखना चाहता हूं इस सदन के सामने, क्योंकि ये सदन ही तय करेगा, अकेले सरकार नहीं तय करेगी, कि सारा बजट जिसमें फाइनेंस बिल भी शामिल है उसको वित्त मंत्री प्रस्ताव के रूप में इस सदन के सामने रखें, और जब इस सदन से उनको अनुमति मिल जाए तब उसको अंतिम रूप दिया जाए। क्यों? अब फाइनेंस बिल में क्या होता है कि इन्होंने बिल में कहा कि हम ये टैक्स लगाने जा रहे हैं, जैसे ज्वेलरी के बारे में इन्होंने कहा कि हमने पूरा विड्रॉ कर लिया। उसको बहुत स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि हम सब लोगों ने कहा था कि आप विड्रॉ कर लें। लेकिन अब सवाल क्या उठेगा कि नोटिफिकेशन हो गया 16 मार्च को, और 16 मार्च इस साल डिलेड आया था बजट, नहीं तो 28 फरवरी को ही आता। तो 16 मार्च से लेके आज 7 मई तक की जो अवधि है, उस अवधि में वो टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? क्योंकि आपके लोगों ने ये नोटिसेज इशू की, ज्वेलर्स हमारे पास आए, उन्होंने कहा यहाँ हम लोगों को नोटिस मिल गई है कि
अपना खाता हमारे सामने पेश करो और टैक्स दो। ये हर साल के बजट में ये एक दिक्कत पेश आती है कि हम नोटिफिकेशन निकाल देते हैं, खास करके इनडायरेक्ट टैक्सेस का, कस्टम्स, एक्साइज, सर्विस टैक्स, और उसके बाद फिर सवाल ये उठता है कि ये जो अवधि है इसमें अगर आपने टैक्स वापस ले लिया तो इस टैक्स का भी रिफंड दीजिए। अगर उन्होंने टैक्स दे दिया है या नहीं दिया और आपने डिमांड रेज किया है तो ये होता है कि इसको माफ करो। इन सब कॉम्प्लिकेशन से, जटिलताओं से हमको मुक्ति मिल जाएगी यदि हम ये तय करें कि अगर कल 8 मई को हम ये बिल पारित करेंगे उन संशोधनों के साथ जो वित्त मंत्री जी लाएंगे हमारे सामने, तो उसके बाद से ये सब कुछ लागू होगा और उसी दिन से लागू नहीं हो जाएगा जिस दिन से हम बजट पेश करते हैं। बहुत बढ़िया। मैं बहुत ये गंभीरता से सुझाव इस सदन के सामने रख रहा हूं ताकि हम इन चीजों से मुक्ति पाएं, और मैं वित्त मंत्री जी से आग्रह करूंगा, सरकार से आग्रह करूंगा कि वो इस पर गंभीरता से विचार करें, और यदि अगले साल का बजट यही सरकार पेश करती है तो कम से कम ये मंत्री पेश नहीं करेंगे। नहीं, ये मंत्री तो नहीं पेश करेंगे, तो कम से कम ये इस सुधार के साथ अगला बजट पेश होगा। सभापति महोदय, 31 मार्च 2011 को जो क्वार्टर, तिमाही समाप्त हुआ, उसके आंकड़े जो लेटेस्ट हमारे पास हैं जीडीपी ग्रोथ के, तो उसमें ये 6.1% पर आकर रुक गया था। अब अगले तिमाही का क्या रहता है वो हम देखेंगे। मार्च का कोर सेक्टर ग्रोथ का फिगर जो आया है वो मात्र 2% है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ till the month of February was 3.7%, as against 8.7% in 2010-11. IIP growth was 3.5%, as against 8.1% in the previous year. In March, exports came down by 5.7% over the same month last year. Fiscal deficit for the last year, which was projected at 4.6%, has gone up, according to the finance minister, to 5.9% of the GDP. In the current year, he has projected the deficit at 5.1% of GDP, और in absolute numbers ये जो घाटा है ये 5,13,590 करोड़, 5,13,590 करोड़ का ये घाटा सरकार के बजट का है इस साल का। जो हमारा चालू खाता है विदेशों के साथ, जिसको करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं, वह बढ़ते बढ़ते 4.3% लास्ट क्वार्टर में चला गया था। साल कहाँ खत्म होगा ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इसमें जो सबसे चिंता का विषय है वो ये है कि ये जो चालू खाते का घाटा है, करंट अकाउंट डेफिसिट है, एंड आई एम श्योर देयर इज अ फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर सिटिंग हियर एंड द करंट फाइनेंस मिनिस्टर सिटिंग हियर, both of them will understand this very well, and the whole house, that financing of this current account deficit is of the utmost concern, कि हमारा जो चालू खाते का घाटा है उसकी भरपाई हम कैसे कर रहे हैं। और मुझे ये कहते हुए बहुत चिंता हो रही है कि जो आंकड़े मेरे पास हैं उसके अनुसार लगभग 70% of the current account deficit is being financed from short-term debt flows. Short-term debt flows, ये पिछले साल 30% था,
करंट अकाउंट डेफिसिट का 30% हम शॉर्ट टर्म डेट फ्लोज से, जो हम अल्पकालीन ऋण लेते हैं विदेशों से, उसके द्वारा हम पूरा कर रहे थे। अभी ये बढ़कर 70% सभापति जी हो गया है। फॉरेन करेंसी एसेट्स as a percentage of GDP have gone down by March 2012 to 14%. It was 16% the previous year, and in 2007-8 it was 26% of the GDP. तो हमारे जो रिजर्व्स थे फॉरेन करेंसी का, जो रिजर्व्स है, they have declined by $12.8 billion in recent years. $13 billion हमारा रिजर्व कम हो गया। रुपए का जो हाल है हम सब जानते हैं डॉलर की तुलना में। और कई ऐसे अर्थशास्त्री हैं आज इस देश में जो जोर देके इस बात को कह रहे हैं, लेख लिख रहे हैं कि आज जो हमारी आर्थिक हालत है वह लगभग वही है जो 1991 में थी। आपके जितने इंडिसेस हैं, जितने सूचक हैं अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य के, वो सारे इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि हम एक भारी संकट से जूझ रहे हैं आज के दिन। क्योंकि वित्त मंत्री जी ने बजट और फाइनेंस बिल उसके साथ उसी परिप्रेक्ष्य में, उसी कॉन्टेक्स्ट में रखा है, इसलिए ये बात सरकार के ध्यान में लाना, सदन के ध्यान में लाना हमारा फर्ज बनता है। आज ठीक है कि हम उस जमाने में 1991, 90 बहुत सालों तक, खास करके वित्त मंत्री जी को याद होगा कि उस समय हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $5 बिलियन, $6 बिलियन हुआ करता था, और जब वो घट गया तो देश को भारी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था। अब ये ठीक है कि हमारा अगर विदेशी मुद्रा का भंडार जो है वो $13 बिलियन भी घट जाए तो हम फिर भी सुरक्षित हैं आज के दिन, क्योंकि हमारा भंडार $300 बिलियन के ऊपर था। लेकिन सारे अर्थशास्त्री इस बात को कहते हैं कि खास करके वह विदेशी ऋण जो अल्पकालीन होता है, शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल डेट, इज इवन मोर डेंजरस देन शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल कैपिटल विच कम्स टू योर स्टॉक मार्केट। और ये बड़ी भारी चिंता का विषय है। एंड वंस देर इज ए ड्रॉ डाउन ऑन योर रिजर्व्स, तो हम कहां जाके रुकेंगे ये कहना मुश्किल होगा अगर वहां दबाव बनना शुरू हो। और हाल के दिनों में हमने देखा है कि वो दबाव बनता है, क्योंकि हम सब लोग इस बात को जानते हैं कि होता क्या है कि जब विदेशी निवेशक अपनी पूंजी निकालता है, शॉर्ट टर्म डेट को वो रोल ओवर नहीं करता है, बाजार में उसका जो पैसा लगा हुआ है FIIs का, वो जब निकालता है तो वो उठकर कहाँ जाता है? वो जाता है एक्सचेंज मार्केट में, रुपए लेकर एक्सचेंज मार्केट में जाता है, डॉलर खरीदता है, और जब वो डॉलर खरीदता है तो डॉलर के ऊपर दबाव बनता है और रुपये की कीमत गिरती है, डॉलर की कीमत ऊपर जाती है। इसी के चलते आज हम देख रहे हैं कि रुपये के ऊपर दबाव बना है। 53 रुपया 34 पैसा, 50 पैसा, 70 पैसा, इस रेंज में लगभग 54 रुपये आज के दिन डॉलर का भाव हो गया है। और इसका अपना एक प्रभाव है अर्थव्यवस्था के ऊपर, इसको हम कम करके नहीं आगे। और ये सब कुछ हो रहा है सभापति महोदय इस बात के बावजूद कि RBI एक्सचेंज मार्केट में हस्तक्षेप कर रही है। और ये जो हमने आंकड़ा दिया कि $13 बिलियन रिजर्व हमारा कम हो गया है, इसका मतलब कि RBI ने डॉलर में बाजार में जाकर डॉलर खर्च किया कि रुपये की कीमत स्थिर रहे। अब हम सबको बहुत अफसोस हुआ था कि हम 2009 में चुनाव हार गए, हमारी सरकार नहीं बनी।
लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूं कि अगर बन गई होती सरकार 2009 में और हम वहां बैठे होते जहां सरकार बैठी है आज, और वो यहां बैठे होते और यही हाल होता अर्थव्यवस्था का, तो आज हमारे ऊपर कितना भयानक आक्रमण होता कि हमारे समय में देखिए हमने 10% तक 9.8% तक हम ग्रोथ रेट ले गए और आपने ग्रोथ रेट को कितना कम कर दिया, 6% पर आ गया। कितना फिस्कल डेफिसिट बढ़ा दिया आपने, कितना ये कर दिया, कितना हेन तेन कर दिया, अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया। ये आरोप मेरे ऊपर लगता और इसीलिए कभी कभी हमारा गम कम होता है कि हम 2009 का चुनाव हार गए और दीज पीपल हैव बीन लेफ्ट टू स्टू इन देयर ओन जूस। जो गड़बड़ करके चिदम्बरम साहब गए, आज उसको प्रणब मुखर्जी भुगत रहे। प्रणब मुखर्जी की गलती नहीं है, वित्त मंत्री जी। क्यों? क्योंकि अगर मैं कहूं कि व्हेन वाज द ओरिजिनल सिन कमिटेड, द ओरिजिनल सिन वाज कमिटेड इन द ईयर 2008-9। मैं कई बार इस बात को इस सदन में कह चुका हूं कि उस समय के वित्त मंत्री महोदय ने अपने बजट के घाटे को अचानक साल के अंत में बल्कि 2 लाख करोड़ रुपए से बढ़ा दिया। अगर मुझे फिगर याद है सही, 1,30,000 करोड़ के आसपास उन्होंने कहा बजट में कि यह फिस्कल डेफिसिट होगा और हमने समाप्त किया। जब वर्ष समाप्त हुआ तो वो फिस्कल डेफिसिट बढ़ के 3,40,000 करोड़ या कितने पर चला गया। 2 लाख करोड़ साल के अंतिम महीनों में खर्च हुआ। और जब हम इतना ज्यादा तरलता, जिसको लिक्विडिटी कहते हैं, मुद्रा बाजार में भेजेंगे, आज अनेक अर्थशास्त्री इस बात को जोर देके कह रहे हैं कि जो हमने उस समय लिबर्टी लिया, जो फिस्कल डेफिसिट के साथ हमने मजाक किया, उसी का नतीजा है कि आज तक हम उसको वापस पटरी पर नहीं ले आए। 2008-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 5 साल से हम जूझ रहे हैं इसके खिलाफ। और मैं कहता हूं कि ये कोई बहुत बड़ा अर्थशास्त्री, मैं अर्थशास्त्री नहीं हूं और इसीलिए मैं अर्थशास्त्र को साधारण भाषा में समझता हूं और साधारण भाषा में समझाने का भी प्रयास करता हूं कि अगर आप 5 लाख करोड़, 6 लाख करोड़ इतने का घाटा बजट में होगा और आप जाके बाजार से उस ऋण को लेंगे, तो कहीं ना कहीं उसका असर अर्थव्यवस्था के ऊपर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। क्यों हम लोगों ने फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट पार्लियामेंट से पास कराया? इसलिए कराया कि जैसे किसी परिवार को यह फ्रीडम नहीं है कि वो रोजमर्रे का खर्चा जो है वो ऋण लेके चलाए, उसी तरह ये सरकार को भी फ्रीडम नहीं है कि जब चाहो तो जितना चाहो उतना कर्जा ले लो बाजार से और अर्थव्यवस्था को चौपट कर दो। Fiscal Responsibility and Budget Management Act was thrown out of the window. A serious act passed by this House and the other House, by the Parliament of India, was reduced to naught by the government, the result of which we are witnessing today. अब हम लोग जानते हैं सभापति महोदय कि आज की जो आधुनिक अर्थव्यवस्था है जिसमें भारत भी है, यह आधुनिक अर्थव्यवस्था आंकड़ों पर तो चलता ही है लेकिन भावनाओं पर नहीं चलता है। सेंटिमेंट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन एनी इकोनॉमी टुडे, और अगर सेंटिमेंट पर आघात होगा तो उसका असर भी अर्थव्यवस्था के ऊपर देखने को मिलेगा। और आज मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि देयर इज ए ग्लूम एंड डूम सिनेरियो। ग्लूम एंड डूम, और मैं बताता हूं कैसे। अभी शरद यादव जी आज 0 आवर में और सारा सदन इस तरफ,
उसके पहले 30 अप्रैल को मैं था इसी सदन में जब शरद जी ने इसके पहले वो प्रश्न उठाया था। लीडर ऑफ ऑपोजिशन सुषमा जी ने बोरों का सवाल पहले भी उठाया था, आज भी उठाया, और इन्होंने जो किसानों की हालत है उसकी तरफ इस सदन का ध्यान आकृष्ट किया। एग्रीकल्चर, कृषि का कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी घटते घटते अब 14% के आसपास रह गया है। लेकिन दिक्कत की बात क्या है हमारी अर्थव्यवस्था में, जिससे स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस जिसको कहते हैं वो पैदा होता है कि आज भी 60% से ज्यादा लोग, सभापति महोदय, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और कृषि के ऊपर निर्भर है, और कृषि का जो योगदान है सकल घरेलू उत्पाद में वो घटता जा रहा है, 14% पर आ गया। तो एग्रीकल्चर जो है वो आज जीवन मरण का प्रश्न बन गया है, न केवल आंध्र प्रदेश में, हमारे मित्र डॉक्टर के.एस. राव यहां बैठे हैं, न केवल विदर्भ में, बल्कि सारे देश में जीवन मरण का प्रश्न आज है कृषि का प्रश्न। किसान जिंदा रहेगा या किसान मर जाएगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसकी कितनी मदद करते हैं। और यहां सवाल उठते हैं, मुझे आज खुशी है कि बहुत जब हल्ला गुल्ला हुआ इस सदन में तब वित्त मंत्री जी ने, नेता सदन ने उठकर एक रिस्पांस दिया, लेकिन उस दिन शरद यादव बोलते रहे, हम सब चिल्लाते रहे, कहते रहे सरकार की तरफ से कोई न कोई रिस्पांस आना चाहिए, सरकार ने रिस्पांस नहीं दिया। तो यहां पर एक तरफ हमारा जो ग्रेन का प्रोडक्शन है, फूड ग्रेन का प्रोडक्शन, वो अभी अभी मैं आंकड़े देख रहा था कि 250 मिलियन टन से ऊपर चला गया, बहुत उत्पादन हो रहा है फूड ग्रेन्स का। और दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ मार्च का फिगर है कि फूड इन्फ्लेशन इज एट 9.94%, यानी कि लगभग 10% पर आज भी जो महंगाई है खाद्य पदार्थों की वो वहां पर है, चरम पर है। और ये आज नहीं पैदा हुई दिक्कत, ये 3 वर्षों से चली आ रही और हम लोग असहाय हैं। आज शरद यादव जी बता रहे थे कि वो जब फूड मिनिस्टर थे तो उन्होंने कौन कौन से कदम उठाए। मैंने इसी सदन में बयान किया था वित्त मंत्री जी के सामने। मैंने उदाहरण दिया था 2002-2003 के वर्ष का, जबकि इस देश में इतना बड़ा सूखा पड़ा था जो कि उस समय तक के रिकॉर्डेड हिस्ट्री में सबसे भयंकर सूखा था। और जिन 7 राज्यों का जिक्र कर रहे थे शरद जी, उन 7 राज्यों में स्टार्टिंग विथ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, भयंकर सूखा पड़ा हुआ था और 4 करोड़ टन अनाज कम पैदा हुआ। लेकिन आप आंकड़े उठा के देखिए, चिदम्बरम साहब ने ही वो इकोनॉमिक सर्वे पेश किया था 2004 में, जिसमें इन्होंने कहा है कि सन 2002-2003 में जो मुद्रास्फीति का, इन्फ्लेशन का दर था वो था 3.4%। इतना भयंकर सूखे के बाद भी नियंत्रण रहा, कठोर नियंत्रण रहा मुद्रास्फीति के ऊपर, महंगाई के ऊपर। आज हम लोग क्यों नहीं कर सकते? आज आपके पास, मैंने पिछली बार जब इस प्रश्न को उठाया था तो 66 मिलियन टन अनाज हमारे गोदाम में था। आज यहां पर बात आई ना कि गोदाम में पहले तो जो चावल है, जो चावल या गेहूं है, उसको रखने के लिए बोरे नहीं है। अगर बोरे मिल भी जाए तो गोदाम नहीं है, वो खुले में पड़ा है। मैं कहीं पढ़ रहा था कि 70,000 टन अनाज बर्बाद हो गया इसी देश में भी हाल के दिनों में, क्योंकि ओपन में पड़ा है। रखने को, अनाज रखने को गोदाम नहीं है और पेट खाली है लोगों का, भूखे मर रहे हैं लोग। ये जो विडंबना है, ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है, ये क्यों पैदा हो रहा है? क्यों बैठे हैं आप अपने अनाज के भंडार के ऊपर? फॉर गॉड सेक रिलीज दैट फूड ग्रेन। अगर वो अनाज जाता है मार्केट में, अगर वो थोड़ा बहुत हेरा फेरी भी होता है, तब भी उसका असर मार्केट के ऊपर पड़ेगा और कीमतें कम होंगी। हम लोगों ने यही काम किया था।
हमारे पास जब 4 करोड़ टन अनाज कम पैदा हुआ ना सभापति महोदय, तो हमारे गोदाम अभी 6.5 करोड़ टन अनाज था, और हमने उसको दोनों हाथ से उन राज्यों को दिया फूड फॉर वर्क के लिए मुफ्त में, कि चलाओ फूड फॉर वर्क का काम। अंत्योदय कार्यक्रम चला, हमने मिलर्स को दिया, हमने सबको दिया, जो आया मांगने उसको हमने कहा ले जाओ, हमारे पास रखने की जगह नहीं है, ले जाओ। उस सबका असर पड़ा, क्योंकि वो तो बाहर नहीं गया, वो तो देश के भीतर ही रहा। क्यों नहीं करते हम ये विडंबना के साथ, हम क्यों जिंदा हैं कि अनाज के रखने की जगह नहीं और पेट खाली। दूसरा मैं आपसे कहना चाहता हूं, गरीबी का आंकड़ा, इसी सदन में बहस हुई ना गरीबी के आंकड़े को लेकर, सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया, ये 22 रुपया 23 रुपया और 32 रुपए का क्या भी खेल है। यू आर मॉकिंग एट द पुअर ऑफ दिस कंट्री। हम सब लोग जो इस सदन में हैं, रोजमर्रे के आधार पर अपने अपने क्षेत्र में देखते हैं कि कितनी गरीबी से इस देश की जनता जूझ रही है, और उसके बाद हम कहेंगे नहीं तुम इंतजार करो, हम तुमको बीपीएल की सूची में नहीं रखवा सकते हैं। मैंने कहा था इसी सदन में कि तेंदुलकर साहब से पूछ के आएंगे, प्रोफेसर तेंदुलकर, प्रोफेसर सम, प्रोफेसर देश, प्रोफेसर दैट, प्रोफेसर बताएंगे कि गरीबी रेखा क्या है इस देश में, अब गरीब कौन है। आप मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट से पूछिए कौन गरीब है, हम बताएंगे आपको कि कौन गरीब है। ग्राउंड रियलिटी। लेकिन हम उनका मजाक उड़ा रहे हैं, माहौल उड़ा रहे हैं। और अंत में कॉर्पोरेट इंडिया, नहीं अंत में मतलब इस पॉइंट कि कॉर्पोरेट इंडिया हैज लॉस्ट इट्स कॉन्फिडेंस। बिगेस्ट फॉल इन कॉन्फिडेंस इंडेक्स जो डन एंड ब्रैडस्ट्रीट ने अभी रिकॉर्ड किया, वो आया जब वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया, क्योंकि वो निराश हुए इस बजट से। तो कॉर्पोरेट इंडिया, मैंने कहा था इसी वित्त मंत्री जी को याद होगा, मैंने इंडिया टुडे का रेफरेंस देते हुए कहा था पिछले साल के बजट पर बोलते हुए कि लोग यहाँ के हमारे उद्यमी देश के भीतर अपना पैसा नहीं लगा रहे हैं, देश के बाहर लगा रहे हैं। वो ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। और मुझे याद है कि वित्त मंत्री जी ने खड़े होकर कहा था अपने जवाब में कि नहीं, वो अब बदल जाएगा ये हेडलाइन और ये फ्रंट पेज जो इंडिया टुडे का है, अब वो कहेंगे डियर इंडिया बाय बाय फॉरेन। वो नहीं हो रहा है वित्त मंत्री जी, आज भी वही स्थिति है। और मैंने आपको बताया इन्फ्लेशन का क्या हाल है। न्यू नॉर्मल की बात होती है, जैसे कि 7% 8% होलसेल प्राइस इंडेक्स का जिंदा रहना अब इस देश की नियति है। और उसके बाद चारों तरफ जहां भी कोई अलमारी खुलती है उसके अंदर से भ्रष्टाचार का भूत निकल आता है। Every department, ministry of the government of India is facing the same. बहती गंगा है, सब लोग हाथ धो रहे हैं। And on top of it, there is complete paralysis in decision making. ऐसा लगता है जैसे सरकार को लकवा मार गया है, ऐसे लगता है जैसे सरकार वेंटिलेटर पर चली जाए, कुछ हो नहीं रहा है। और अगर मैं कह रहा हूं तो माफ कीजिएगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूं, हम तो कोई इनको महत्व नहीं देते। ये जो विदेशी अखबार और विदेशी मैगजीन लिखते हैं या आपको रिवॉर्ड देते हैं तो आप उसको बहुत एडवर्टाइज करते हैं, देखो ऐसा उन्होंने कर दिया, ऐसी हमारी तारीफ करी। ये लंदन का इकोनॉमिस्ट मैगजीन है। लंदन के इकोनॉमिस्ट मैगजीन में ये इशू है अप्रैल 14, 2012 हाल का। अभी जरदारी साहब आए थे ना, पाकिस्तान के राष्ट्रपति, तो प्रधानमंत्री जी ने उनके लिए भोजन दिया, दिन का भोजन, और भोजन का वित्त मंत्री जी ने उसका स्वाद चखा। शायद हमारे दोनों नेता जो सामने बैठे हैं, वित्त मंत्री नहीं थे उसमें, लेकिन हमारे दोनों नेता थे उसमें। मेनू का इनको ज्यादा ज्ञान होगा, हमने तो अखबारों में पढ़ा कि मेनू क्या था। तो ये जो इकोनॉमिस्ट है वो क्या लिख रहा है, आई एम कोटिंग, mint and melon soup, kebabs and blueberry mousse graced the Prime Minister's lunch table in New Delhi on April 8th. और पते की बात उसके बाद आती है, नेक्स्ट सेंटेंस इज 2 lame ducks
were also there. Two lame ducks. माने एक भारतीय होने के नाते मुझे शर्म आई कि हमारे प्रधानमंत्री की तुलना जरदारी साहब के साथ हो रही है कि दोनों लंगड़े क्या हैं, डक को क्या बोलते हैं, बत्तख, लंगड़े बत्तख। लेम डक वो है ना प्रोवर्ब। लेकिन लेम डक प्रोवर्ब है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि ये इकोनॉमिस्ट कह रहा है, बर्खास्त करो इसको। हम नहीं मानते इस बात को, लेकिन कल को मैं सरकार से निवेदन करूंगा, इसी इकोनॉमिस्ट में अगर कुछ आपकी तारीफ छपती है ना, तो आके यहां पर वे मत करो कि देखो इकोनॉमिस्ट ने, क्योंकि इकोनॉमिस्ट ये भी लिख रहा है। अब आप देखिए कि स्टैंडर्ड एंड पुअर ने कर दिया, रेटिंग कर दिया। बहुत बदमाश लोग, नेगेटिव आउटलुक। हाँ बहुत बदमाश लोग हैं, उसकी भी आप ही मत मानिए, लेकिन उसके जो फैक्ट्स हैं उसको स्वीकार करना पड़ेगा। मूडीज ने कह दिया गवर्नेंस डेफिसिट है। आईएमएफ ने कहा अभी रिसेंट इसमें concerns about governance and slow project approvals by the government have weakened business sentiment. ये IMF कह रहा है। आपके एक इस देश में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हुए हैं और बहुत जाने माने अर्थशास्त्री हैं, शंकर आचार्य। उनका लेख अक्सर छपता रहता है। उस लेख में उन्होंने कहा है, और यही बात मैं कहूंगा तो कांग्रेस के हमारे लोग बहुत मित्र नाराज हो जाएंगे, उन्होंने कहा है नो सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वर कैरिड आउट सिंस 2004। ये शंकराचार्य बीजेपी के आदमी नहीं है, विपक्ष के आदमी नहीं है, अर्थशास्त्री हैं। और उसके बाद वो कहते हैं कि जो क्राइसिस आज है अर्थव्यवस्था में, उसका नतीजा ये होगा कि कई साल तक वी विल बी सब्जेक्ट टू सब 7% ग्रोथ। ये जल्दी से खत्म होने वाली बीमारी नहीं है। और उसके बाद वो कहते हैं कि सच स्क्वांडरिंग ऑफ आवर डेवलपमेंटल पोटेंशियल could profoundly weaken national security in both the medium and the long run. We live in a dangerous neighborhood fraught with real threats and serious uncertainties and cannot afford such self-inflicted weaknesses. Self-inflicted weaknesses. और आज के जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं कौशिक बासु जी, वो दुनिया भर में एक्सप्लेनेशन दे चल रहे हैं, ऐसा नहीं कहा वैसा नहीं कहा। मैंने सुना कि प्रधानमंत्री जी के यहाँ भी दरबार लगाना पड़ा उनको। बेचारे ने सच बोला, सच बोल दिया, उसकी गुनाह हो गई कि सच क्यों बोला। He does not need to offer any explanation because he spoke the truth. अब बजट पर चर्चा हो चुकी है, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि जब एक सरकार फेल करती है ना, असफल होती है, तो इट फेल्स ऑन ऑल फ्रंट्स। इट इज नॉट कि इस फ्रंट पर फेल करी, इस फ्रंट पर सक्सीड करी, अक्रॉस द बोर्ड इट फेल्स। और अभी क्या नतीजा सामने आया है? गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स हैव बिकम नोटोरियसली अनरिलायबल। वित्त मंत्री जी ने स्वयं कहा है कि जांच करो। हम लोगों की, हमारी जो स्टैंडिंग कमेटी है फाइनेंस की, उसमें हम लोगों ने उस पर टिप्पणी की है और क्या कहा है? We have said the committee are seriously concerned at this flaw which projects not only the government but the entire country in a poor light. आप कहते हैं जनवरी में मेरा इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट 6.8%, फरवरी में उसको आप रिवाइज करके 1.1% पर आते हैं। फ्रॉम 6.8% it comes down to 1.1%. Within 1 month जो फिगर्स हैं एक्सपोर्ट्स के, दे हैव बीन रिवाइज्ड डाउनवर्ड्स बाय $8.8 बिलियन बिटवीन अप्रैल एंड अक्टूबर। क्या हो रहा है इस देश की स्टैटिस्टिक्स के डिपार्टमेंट और कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स है? अगर हमारे आंकड़ों पर ही लोगों का विश्वास नहीं रहेगा तो हम फिर कहां खड़े रहेंगे? फाइनेंस बिल पर मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई संकोच नहीं है कि जब फाइनेंस बिल आया, वित्त मंत्री जी
तो हम लोग निराश हुए, क्योंकि एवरी फाइनेंस बिल एंड एवरी बजट हैज टू बी सिचुएटेड इन ए सर्टेन इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट। और जब ग्लूम एंड डूम का सिनेरियो है, सेंटिमेंट इज गोइंग डाउन, इट्स टचिंग द बॉटम, रॉक बॉटम, उस समय अगर आप कुछ इस तरह के प्रावधान करते हैं फाइनेंस बिल में, तो जाहिर है उसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। और मैं कहूंगा अंत में मैं बताऊंगा आशा की बात, मैं अंत में बताऊंगा आशा की बात। वो जब तक बैठे शांत हो जाइए, बोलने दीजिए। बट मैं इतना कहूंगा व्यवधान न डालें, कि बोलने दीजिए। सभापति महोदय, हाल के वर्षों में शायद किसी फाइनेंस बिल, कोई फाइनेंस बिल इतना कंट्रोवर्शियल, विवादास्पद नहीं हुआ है जितना ये फाइनेंस बिल बना। इतने लोग हमारे पास, मैं कौन हूं, लेकिन मेरे पास है, वित्त मंत्री जी के पास और वित्त मंत्रालय में पता नहीं कितने लोग गए होंगे, हमारे पास आए कि कुछ करो मदद हमारी, और उसी का नतीजा है कि कुछ आज वित्त मंत्री जी ने घोषणाएं की हैं जिससे थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि वित्त मंत्री जी के सामने, चाहे वो डायरेक्ट टैक्सेस हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्सेस हो, मैं मानता हूं कि देयर वाज अ क्लियर चॉइस। क्यों क्लियर चॉइस था? क्योंकि इन्होंने 2 बिल इसी सदन में प्रस्तुत किया, और दोनों बहुत महत्वपूर्ण बिल हैं। एक डायरेक्ट टैक्सेस कोड बिल और दूसरा जीएसटी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस से डील करेगा बाद वाला, और डायरेक्ट टैक्सेस कोड बिल जो डायरेक्ट टैक्सेस से डील करता है। ये दोनों इस सदन में थे, और वित्त मंत्री जी ने फिर एक बार कहा, जैसे बजट भाषण में कहा था कि हमारी रिपोर्ट कमेटी की, जो वित्त मामलों की कमेटी है, उसकी रिपोर्ट हमने 9 तारीख को, 9 मार्च को पेश किया। लेकिन वित्त मंत्रालय को पता था, और शायद वित्त मंत्री जी को भी पता था कि हम देने वाले हैं, क्योंकि पूरी कमेटी तेजी से काम कर रही थी, और ये था कि हम लोग जल्दी से जल्दी अपना रिपोर्ट दे दें डायरेक्ट टैक्सेस कोड बिल का, और 9 मार्च को दे दिया। ठीक है, मैं आपसे सहमत हूं कि तब तक आपने अपने बजट के प्रस्ताव बना दिए थे, और इसलिए आप उसमें हमारे सिफारिशों को ध्यान में रख के चेंज नहीं कर सकते। लेकिन मैं एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि जब ये दोनों बिल्स स्टैंडिंग कमेटी के सामने थे, तो ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी थी कि आपने सबसे जो विवादास्पद चैप्टर था आपके डायरेक्ट टैक्सेस कोड बिल का, यानी कि गार, नाम भी बड़ा खतरनाक है, गार, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स, कुछ अगर हम लोग मिल के नाम बदलने के बारे में सोचें तो शायद बेहतर हो। तो गार का चैप्टर लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इन्हें वे अगर देखा जाए तो रिपोर्ट आ गई, और रिपोर्ट का आपने इंतजार नहीं किया, और हू बहू जो आपके डायरेक्ट टैक्सेस कोड में था उसी को आपने ला दिया अपने फाइनेंस बिल में। ये सदन के और पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस के अनुकूल नहीं था। आप इंतजार कर लेते, इंतजार करके क्या कहते आप, जैसा आपने कहा कि अपने बजट भाषण में आपने कहा कि हमें स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिश मिल गई है, हम उस पर विचार करके जल्दी से जल्दी उसको लाएंगे। आज भी कहा, उस दिन भी बजट भाषण में भी कहा, लेकिन आप एक कदम उससे आगे जाते, आप कहते कि हमको स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिश मिल गई है और हम उस पर विचार करके या तो मॉनसून सेशन में या नहीं तो लेटेस्ट विंटर सेशन में हम डायरेक्ट टैक्सेस कोड बिल को दोबारा इस सदन में लाएंगे स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिशों पर विचार करने के बाद। और मैं गर्व से नहीं लेकिन कुछ संतोष के साथ इस बात को कह रहा हूं कि हमारे साथियों ने स्टैंडिंग कमेटी में इतना परिश्रम किया, इतने सुझाव अच्छे अच्छे दिए कि जब रिपोर्ट बना तो दिस रिपोर्ट हैज बीन वाइडली वेलकम बाय टैक्स पेयर्स। मैंने किसी स्टैंडिंग कमेटी के बारे में शायद इतना कुछ लिखा जाना नहीं देखा है जितना कि इसके बारे में लिखा गया कि बहुत अच्छे अच्छे सुझाव हैं
और घार के बारे में भी बहुत अच्छे अच्छे सुझाव हम लोगों ने दिए, और उसमें मुझे खुशी है कि कुछ को वित्त मंत्री जी ने आज मान लिया। लेकिन बेहतर होता कि अगर आप दोनों तरफ डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस दोनों में फाइनेंस बिल को यू वुड हैव मेड इट ओनली ए होल्डिंग ऑपरेशन, कि ये जरूरी है इसलिए इतना मैं कर रहा हूं। और डायरेक्ट टैक्सेस में तो वित्त मंत्री जी जानते हैं, इतने अनुभवी हैं कि जिस दिन से आप नोटिफिकेशन जब निकालेंगे तो साल में किसी दिन से उसको शुरू कर सकते हैं। 1 अप्रैल से शुरू कर सकते हैं, 1 जुलाई से शुरू कर सकते हैं, 1 अक्टूबर से लागू कर सकते हैं, जब चाहें लागू कर सकते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस में कोई दिक्कत नहीं है। जब आप 1962 के कब तक वापस जा सकते हैं अपने अमेंडमेंट में, तो इसको करने में तो कोई दिक्कत नहीं थी। और मैं आपको आज भी सुझाव दूंगा कि जो स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिशें हैं उसमें जितनी अच्छी अच्छी बातें हैं उसको आप 1 अप्रैल 2012 से ही लागू कर दीजिए, और जो लायबिलिटी वाले क्लॉजेज हैं उसको जब से चाहें आप लागू करें। लेकिन जल्दी से जल्दी इसको करके आप ला सकते हैं हमारे सदन के सामने। अब कुछ आपके जो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के लेजिस्लेशन है उनको लेकर बहुत विवाद हुआ। हम सब जानते हैं, अखबारों में खूब चर्चा हो रही है। आपके यहाँ भी लोग काले काले कोट और सूट पहन के जा रहे हैं ना वित्त मंत्री जी, हैं? लेकिन मेरे पास प्रधानमंत्री जी के द्वारा लिखा हुआ पत्र जो है उसकी एक कॉपी है। ये पत्र है 5 फरवरी 2010, वित्त मंत्री जी के ध्यान में जरूर होगा। और ये किसको संबोधित है? ये संबोधित है उस समय के जो प्रधानमंत्री थे यूके के, गॉर्डन ब्राउन। गॉर्डन ब्राउन को इन्होंने पत्र लिखा है, और पत्र में उन्होंने एक कंपनी है जिस कंपनी के टैक्स लायबिलिटी का जिक्र किया है, मैं नाम लेता हूं वोडाफोन, उसके टैक्स लायबिलिटी का जिक्र किया है। और कुछ जो इसमें सेंटेंस हैं, वाक्य हैं, वो मैं रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूं। आई एम कोटिंग, आई कैन अश्योर यू दैट वोडाफोन will have the full protection of the law and access to the legal system in India. हम जानते हैं they had the full protection of law. They went to the Supreme Court. The judgment came in their favor. We know that you went in a review petition. The review petition was rejected by the Supreme Court. So they had the full protection of law. But उसके आगे प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं? I also understand, and this is critical, I also understand that there is no retrospective application of taxation, and a recent court judgment has affirmed this position. There is no retrospective application of taxation. This is what the Prime Minister of India, sir, is saying in his letter to the Prime Minister of UK. 5 साल तक हमारे प्रधानमंत्री जी वित्त मंत्री रहे हैं। हमसे जब जब पत्रकारों ने पूछा कि रेट्रोस्पेक्टिव लेजिस्लेशन के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो मैंने बिना किसी संकोच के जोर देकर कहा कि इस पार्लियामेंट को यह अधिकार है कि वो रेट्रोस्पेक्टिव लेजिस्लेशन पास करे। यह है अधिकार, और हम सब करते रहे हैं, उसमें किसी को कहीं शंका नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। आई डोंट नो हाउ द प्राइम मिनिस्टर हैज सेड there is no retrospective application of taxation. How did he make this statement? Was this draft prepared in the finance ministry? If the draft had been prepared in the finance ministry, I am quite sure they would not have made a crucial mistake of this kind. 2010 के फरवरी का ये चिट्ठी है, आपने उनको मिसलीड किया। मैं फिर कह रहा हूं जोर देकर, this parliament is competent to pass legislation which will have retrospective effect, and no court and nobody can take away this authority of the Indian parliament. Retrospective effect, and no court and nobody can take away this authority of the Indian parliament. But in the application of retrospectivity, we have to exercise great sense of responsibility. That is our
look out. And I am not commenting on individual case. वोडाफोन में आप जो चाहे करें. मैंने देखा आज अखबार में कि कोई सेटलमेंट होगा जिसमें उनका पेनल्टी आप वेव कर देंगे. ये तरह तरह की खबरें छप रही हैं. You deal with that case in the most judicious and equitable manner. But the point I am making is whether it is transfer pricing, whether it is capital gains, whether it is anything else, the Parliament has a right to legislate. And as I said, that right cannot be taken away by anyone. आपने गार के बारे में ये कहा कि इंडिपेंडेंट, कमिटी ने रेकमेंड किया है कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए. आपका जो पीयर ग्रुप था ना वित्त मंत्री जी, पीयर ग्रुप में आपने कहा कि देयर विल बी 3 इनकम टैक्स कमिश्नर जो कि अपने कॉलीग इनकम टैक्स कमिश्नर के नोटिस के ऊपर, असेसमेंट के सवाल के ऊपर वो बैठेंगे जजमेंट. हम लोगों ने कमिटी में सुझाव दिया कि ये पीयर ग्रुप रिव्यू जो है इसमें आप चेंज कीजिए इस कमिटी में, और 3 इनकम टैक्स कमिश्नर की जगह पर आप उसमें एक चीफ कमिश्नर को रखिए और 2 इंडिपेंडेंट उसमें मेंबर्स को रखिए, 2 इंडिपेंडेंट मेंबर्स. एंड आई नोटिस व्हाट यू सेड व्हाइल मूविंग द फाइनेंस बिल कि लॉ मिनिस्ट्री का एक जॉइंट सेक्रेटरी होगा. नहीं, लॉ मिनिस्ट्री का जॉइंट सेक्रेटरी मत रखिए बिकॉज ही बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट. I would suggest that you keep 1 chief commissioner and 2 independent, absolutely independent members of this peer group review panel who will not be from the government. डिपार्टमेंट का तो नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट का भी नहीं होना चाहिए. तब जो एसएससी है उसको भरोसा होगा कि नाम भी बदलना पड़ेगा, पीयर ग्रुप नहीं होगा. हाँ, पीयर ग्रुप नहीं होगा, कोई उसका नाम बदल के और हम करें. कमिश्नर्स नहीं होंगे, नाम बदलना. अब एक वित्त मंत्री सभापति जी, कमिटी ने बहुत गौर किया और एक बहुत अच्छा सुझाव दिया है. वित्त मंत्री जी ने क्या किया कि जो एग्जम्पशन लिमिट था इनकम टैक्स का उसको 1,80,000 करोड़ से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया. हाँ, महिला में कुछ नहीं. अच्छा, महिलाओं का और सीनियर सिटीजन्स का जो डिफरेंशियल था उसको क्लीन बोल्ड कर दिया. कमिटी ने क्या सुझाव दिया है? हम लोगों ने देखा कि जैसे जैसे इनकम टैक्स के स्लैब चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे लोअर स्लैब्स में संख्या तो बहुत है लेकिन रिसीट बहुत कम है. उसके बाद वाले स्लैब में संख्या बहुत घट जाती है लेकिन जो रिसीट है वो बढ़ जाता है. और अंतिम स्लैब जो 30% वाला है उसमें संख्या और भी कम हो गई लेकिन सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आपको इनकम टैक्स का आता है उसी स्लैब से. तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कमिटी ने ये सजेस्ट किया कि आप, हम लोगों ने डिमांड था कि 5 लाख तक ले जाओ लेकिन हम लोगों ने कहा कि नहीं, चलो कॉम्प्रोमाइज करते हैं, 3 लाख तक हम लोगों ने कहा है कि आप एग्जामिशन लिमिट बढ़ा दीजिए. 2 लाख आपने किया है, बहुत खुशी होगी अगर आप इस चर्चा का जवाब देते. अब तो जा ही रहे हैं. ये कल्याण इतना करके जाइए. तो जाते जाते अगर आप ये गरीबों को खुश करिए, बोनस देते जाएं टैक्स पेयर्स को कि 3 लाख तक टोटल एग्जम्पशन, 3 लाख से 10 लाख तक 10%, 10 से 20 तक 20% और 20 लाख के आगे 30%, ये कमिटी का सुझाव. सीनियर सिटीजन्स का हम लोगों ने जो सुझाव दिया है कि जो डिफरेंशियल है उसको मेंटेन कीजिए, विमेन एंड सीनियर सिटीजन्स का. सीनियर सिटीजन्स का एज 65 से घटाकर 60 कर दीजिए और वेरी सीनियर सिटीजन्स का जो आपने अति बुढ़े लोगों के लिए जो 80 साल की उम्र सीमा रखी, अति वृद्ध, उस उम्र सीमा को मेरे पास भी बहुत सारे रिप्रेजेंटेशंस आए हैं तो उसको घटा के 75 कर दीजिए तो 2-3 महीने में हम भी क्वालिफाई कर जाएंगे.
फिर एक बहुत बड़ा सवाल है हेल्थ इंश्योरेंस का, स्पेशली फॉर सीनियर सिटीजन्स. यू विल एग्री ऑल ऑफ अस आर इन नीड ऑफ हेल्थ केयर. तो हेल्थ केयर में कमिटी ने ये सुझाव दिया है कि लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, एजुकेशन फीस फॉर चिल्ड्रन, ये जो आप 50,000 रुपये की छूट देते हैं प्रति साल, उसको आप बढ़ा के 1 लाख कर दीजिए. इट शुड बी रेज टू 1 लाख. और हायर एजुकेशन के लिए, कंसिडरिंग कि हायर एजुकेशन हैज बिकम सो एक्सपेंसिव, आप इसके लिए अलग से 50,000 रुपये का डिडक्शन दीजिए. और हम लोगों ने कहा है कि सीनियर सिटीजन, डिपेंडेंट पेरेंट्स वगैरह को ध्यान में रखते हुए, डिपेंडेंट पेरेंट्स, डिपेंडेंट ग्रैंड पेरेंट्स, इसको 20,000 रुपया प्रति वर्ष अलग से आप इसके लिए प्रावधान कीजिए हेल्थ इंश्योरेंस के लिए. तो 97 के बाद से ये strict है. हाँ, 98 15,000 वाला जो है ना, वो 98 में हमने किया था. वो 98 से अभी तक वो नहीं बढ़ा. और हम लोगों ने ये भी कहा है वित्त मंत्री जी कि हम लोग इसको, जैसे सरकारी सेवकों के डियरनेस अलाउंस का फैसला होता है ऑटोमेटिक, उसी तरह एग्जेम्पशन लिमिट वगैरह जो है, इसका फैसला आप ऑटोमेटिकली कीजिए ऑन द बेसिस ऑफ द रेट ऑफ इन्फ्लेशन. उसी तरह वो बढ़ जाएगा. अगर आज हम 3 लाख कह रहे हैं, तो हो सकता है अगले साल 3,20,000 हो जाए, 3,25,000 हो जाए. ये सुझाव हम लोगों ने दिया है. और मैंने आपसे पहले ही कहा है कि कंसेशंस को आप रेट्रोस्पेक्टिव कर दीजिए, लायबिलिटीज को प्रोस्पेक्टिव कीजिए. और लायबिलिटीज में आपने जो पहले से कंसेशंस दिए हुए हैं, लायबिलिटीज, some concessions have been given to states, to individuals, to industries. Please protect them, grandfather those provisions so that they are protected for the period for which they were valid. अगर हमने कहा कि इस क्षेत्र में हम 10 साल के लिए दे रहे हैं कोई छूट, हिमाचल उत्तराखंड का पैकेज और 5 साल के भीतर हमने उसको वापस ले लिया, तो इट विल raise questions about the credibility of India. भारत देश के बारे में विश्वसनीयता के ऊपर इसका सवाल कि भाई आपने कहा था और आपने नहीं कहा. हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर को मैंने दिया था वो कंसेशन, दोनों जगह का वापस ले लिया. जम्मू कश्मीर उनको जम्मू कश्मीर को बढ़ा दिया, हिमाचल और उत्तराखंड का नहीं बढ़ाया है. अभी कम मैं कर दिया, कम कर दिया. हाँ, मैंने अभी कहीं बोलने दीजिए. मैंने अभी एक अखबार में एक लेख देखा, टेल ऑफ 2 सिटीज करके है वो, कि कैसे उत्तराखंड का एक शहर है, वो इतनी तेजी से उसने औद्योगिक क्षेत्र में, आप जानते हैं, आप उत्तराखंड से आते हैं, तरक्की उसने की है. पंतनगर. और कैसे बढ़िया सब कुछ डेवलपमेंट हुआ है वहां पर. कहीं कहीं उतना बढ़िया डेवलपमेंट सुचारू रूप से नहीं हुआ है. तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए? वी शुड ग्रैंडफादर दीज प्रोविजंस एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ दोज सेक्टर्स एंड दोज स्टेट्स जहां पर कि हम लोगों ने ये कहा था कि 10 साल का दिया था, कब कर दिया? हाँ, उसको आप बचाइए. फिर हम लोगों ने एक बहुत बढ़िया सुझाव दिया है अपनी कमेटी के रिपोर्ट में कि आगे से आप, इनका तो आप बचाने का काम कीजिए ही, आगे से आप डिस्ट्रिक्ट को यूनिट मान के और बैकवर्ड, इंडस्ट्रियली बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट जो हैं उसमें आप छूट दीजिए. अब ये हो सकता है कि कोई राज्य जो है वो इंडस्ट्रियली बैकवर्ड नहीं माना जाता है, लेकिन उस राज्य में कुछ जिले हैं जो इंडस्ट्रियली बैकवर्ड हैं. तो उन जिलों में अगर कोई आप छूट देते हैं इनकम टैक्स की, तो वहां पर औद्योगिक विकास होगा. और इसलिए ये सुझाव जो है कमेटी का, इसको भी मैं आपके लिए रेकमेंड करूंगा कि आप इसको स्वीकार कर लीजिए. विभाग और विदिशा. हाँ, विदिशा को विषय भूलिएगा मत, नहीं तो हमारे नेता उसमें नाराज हो जाएंगे. बोलने दीजिए जरा. अब मैं इनडायरेक्ट टैक्सेस पर आता हूं.
इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में मैंने शुरू में कहा कि जीएसटी का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो हम लोगों के पास है कमेटी के सामने, और हम लोगों का भी इंटेंशन यही है कि जल्दी जल्दी विचार करके उसको हम सरकार को लौटा दें। लेकिन जीएसटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, वो थी सेंट्रल सेल्स टैक्स की। और वित्त मंत्री जी को याद होगा, याद क्या होगा, मतलब ये उनकी समझ में है ही है कि सेंट्रल सेल्स टैक्स को एबॉलिश किए बगैर आप बढ़िया से सुचारू रूप से जीएसटी लागू नहीं कर सकते। इसलिए ये हुआ कि सेंट्रल सेल्स टैक्स को एबॉलिश कर देंगे। भारत सरकार ने 2% से उसको घटाया, 4 से उसको 2% पर लाया। फिर आपने वादा किया राज्यों को कि इसका जो घाटा होगा उसकी हम भरपाई करेंगे। और जब आपका जो हम लोग डिमांड्स फॉर ग्रांट्स एग्जामिन कर रहे थे फाइनेंस कमेटी में, तो हम लोगों ने देखा कि आपके डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ने 7,827 करोड़ रुपीस अंडर द हेड कॉम्पेंसेशंस फॉर सीएसटी, 7,827 करोड़ रुपीस आपने मार्च के एंड तक बचा के रखा, लेकिन दिया नहीं, सरेंडर कर दिया। एट द एंड ऑफ मार्च दिस मनी वाज सरेंडर्ड, but you have not given it to the states, and we have been receiving complaints from the state governments, including the empowered committee of state finance ministers, कि ये बड़ी नाइंसाफी हुई है। जब मैं बजट पर बोल रहा था तो मैंने आपसे कहा था उस समय भी कि ये नाइंसाफी मत कीजिए स्टेट्स के साथ। उस पैसे को सरेंडर करने के बजाय अगर आप स्टेट्स को दे देंगे, थोड़ा उनका भी कल्याण हो जाएगा, बट सबसे बड़ा कल्याण जो होगा वो ये होगा कि you would have created a positive atmosphere for GST। अब आपके ऊपर से अगर विश्वास उठ जाए, भारत सरकार के ऊपर से राज्यों का विश्वास उठ जाए और वो कहें कि आपने तो वादा किया लेकिन आपने वादा खिलाफी कर दी, तो वो जब आएंगे हमारे सामने तो वो कहेंगे नहीं, हम नहीं है इसके पक्ष में। इसलिए मैं फिर से आपसे पुरजोर इस बात की सिफारिश करता हूं कि कृपया आप ये जो पैसा है राज्यों का, ये राज्यों को दे दें, और इसको आप सिर्फ अपना फिस्कल डेफिसिट के पॉइंट ऑफ व्यू की चिंता मत करें, क्योंकि इसकी बहुत आवश्यकता है आगे के लिए। अब मैं जब वित्त मंत्री था सभापति महोदय, तो मैंने कुछ ही दिन में ये रियलाइज किया कि सदन में खड़े होके मैं एक लॉन्ड्री लिस्ट पढ़ूं कि इस पर हमने बढ़ा दिया, इस पर हमने घटा दिया, इस पर ऐसे कर दिया। उसको करने के बजाय द बजट स्पीच शुड डील विद जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन। अब जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन में इनडायरेक्ट टैक्सेस में जीएसटी है ही है, सो यू डोंट हैव टू से नाउ टुडे व्हाट द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन आर। वी नो that you have yourself brought these two path-breaking legislations, and I am deliberately calling them path-breaking because I feel that they will have a tremendous impact and a beneficial impact on the taxation system of India, both on the direct as well as on the indirect taxes side. लेकिन वहाँ पर भी आपने बहुत लंबा लिस्ट एक दिया कि इसमें घटा दिया, इसमें बढ़ा दिया, चाहे वो कस्टम्स हो, चाहे इनडायरेक्ट टैक्सेस हो। अब ठीक है, हम सबको खुशी है कि आपने ज्वेलरी के ऊपर से, गोल्ड ज्वेलरी के ऊपर से आपने उठा दिया, लेकिन जब मैंने देखा था उस बिल को, फाइनेंस बिल को और आपके बजट स्पीच को, तो मुझे आश्चर्य हुआ कि गोल्ड ज्वेलरी के ऊपर तो आपने एक्साइज ड्यूटी लगा दी और ब्रांडेड सिल्वर ज्वेलरी के ऊपर से उठा लिया, अनब्रांडेड पे लगा दी, अनब्रांडेड गोल्ड ज्वेलरी पर लगा दी और ब्रांडेड सिल्वर ज्वेलरी पर उठा दिया। हमको नहीं तर्क समझ में आया। अब दोनों पर से उठ गया, तो अब एक छोटी सी बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि एक एसोसिएशन ऑफ पब्लिशर्स है, एंड दे हैव सेड कि यू हैव इंट्रोड्यूस्ड ए टैक्स, सर्विस टैक्स एंड एक्साइज ऑन customs on import of certain इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आइटम्स। उनका ये कहना है कि ये विथहोल्डिंग टैक्स आपने जो लगाया है ऑन इंपोर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर एंड information products and services through e-media, they feel that isme there is a educational content also. In fact, India has emerged as a major hub for this only on account of the fact that we are good at IT and we have
दिस वाज नॉट टैक्स्ड। अब आपने जो लगा दिया है, तो मैं आपसे ये निवेदन करता हूं कि लगाइए, लेकिन जो एजुकेशनल कंटेंट है इसमें, उसको आप एक्सक्लूड कर दीजिए उसमें से। एंड इट्स नॉट डिफिकल्ट, आई एम टोल्ड, टू फाइंड आउट दैट व्हाट इज द एजुकेशनल कंटेंट इन दिस इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर। तो ये हो गया। कस्टम्स एक्ट में आपने जो धारा 121 थी उसको आपने हटा दिया, तो ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि मैंने देखा वो फाइनेंस बिल कि हाउ कैन यू एवर थिंक ऑफ, आई डोंट नो हाउ इट वाज ड्राफ्टेड, बट वो फाइनेंस बिल जो है उसमें आपने ये कहा सेक्शन 121 कि उसको बेल मिलेगा इफ द मैजिस्ट्रेट इज कन्विंस्ड कि, हाँ, पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज कन्विंस्ड दैट ही इज इनोसेंट। अब उसका फैसला अगर उसी समय हो जाएगा तो फिर क्या आवश्यकता है? आपने ये कहा कि वेयर द पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपोजेस द एप्लीकेशन, द मैजिस्ट्रेट इज सैटिस्फाइड दैट देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स फॉर बिलीविंग दैट ही इज नॉट गिल्टी ऑफ सच एन ऑफेंस। यानी कि फैसला उसी दिन हो गया बेल के टाइम पर। ये अपने आप में अच्छी बात नहीं थी, मुझे खुशी है कि आपने इसको हटा दिया। लेकिन एक और विषय जिसके चलते ये फाइनेंस बिल कंट्रोवर्शियल बना, वो ये था कि थ्रू दिस फाइनेंशियल बिल यू हैव इंडल्ज्ड इन अ मैसिव टैक्स मोबिलाइजेशन एफर्ट। इनडायरेक्ट टैक्सेस में आपने कहा 45,000 करोड़ प्लस आप रेज करने जा रहे हैं, 4,000 करोड़ प्लस आप कंसेशन दे रहे हैं। ओवरऑल इज 41,000, in excess of 41,000 crore. And if I am not right, my memory is not failing me, then this is one of the highest resource mobilization through taxation that one has seen in recent years. Highest. और पेट से भी तो 45,000 करोड़ 18,660 करोड़ जो आप कह रहे हैं एडिशनल रेवेन्यू आएगा सर्विस टैक्स से। हमारे कुछ मित्र हैं who feel that because you have shifted to the negative list from the positive list approach और सारे सर्विसेज आ गए हैं इसके इसमें, तो इसमें आपका रिसीट विल बी मच इन एक्सेस ऑफ 18,000। तो ये जो भार पड़ेगा देश की जनता के ऊपर, दाढ़ी बनाने वाला है, दाढ़ी बनाने वाला। तो ये जो भार पड़ेगा और इंडस्ट्री के ऊपर, रॉ मटेरियल्स के ऊपर, इन सब का, क्योंकि आपने बढ़ा दिया एक्साइज ड्यूटी 10% से 12% अक्रॉस द बोर्ड कर दिया। नाउ हम सब जानते हैं कि टैक्स में द कैपेसिटी टू पे इज वेरी लिमिटेड, और उससे जितना हम वसूल करना चाहेंगे उतना ही वो रेजिस्ट करेगा उसको। इसीलिए वो बी का कंपैरिजन दिया जाता है कि जैसे फ्लावर से वो जो मधुमक्खी है चाणक्य दे के चले गए, वो क्यों दिया जाता है कि यू कलेक्ट टैक्स विदाउट बॉदरिंग द टैक्स पेयर। वांचू कमेटी, आपको याद होगा, वांचू कमेटी ने भी ये कहा था कि डोंट मेक हिम रिजिड, लेकिन वो नहीं हुआ और एक मैसिव टैक्सेशन एफर्ट हुआ है इस बजट में। अब 1 मिनट में आपका समय लेना चाहता हूं ब्लैक मनी के ऊपर। ब्लैक मनी इज नॉट ए टैक्स इश्यू। हम जो बार बार ये कह रहे हैं कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में ये है, ये दूसरे देश यूके हो चाहे यूएस हो, वो ये कह सकते हैं कि भाई मेरा टैक्स दे दो, फिर तुम कहीं पैसा रखो, हमको उसकी चिंता नहीं है। इन आवर केस, आई एम श्योर द फाइनेंस मिनिस्टर विल एग्री विथ मी, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, इट्स अ क्राइम।